हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। मैं गुरमीत सिंह इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो हमारा जो हिस्ट्री की क्लासेस में जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा था, हम लोग महाजनपद काल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने महाजनपद देख लिए हैं और 10 के 10 गणसंघ देख लिए, प्लस गणसंघ राजतंत्र और गणतंत्र में जो अंतर था, ठीक है, वो देख लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब के बाद, देखिए जो 16 के 16 महाजनपद पढ़ने के बाद जो एक महाजनपद जो उभरा, ठीक है, वो महाजनपद मगध ही क्यों इतना बड़ा साम्राज्य बना, कैसे मगध का उत्कर्ष हुआ, कैसे उसने पूरे उत्तरी भारत को, जितना भी उत्तरी भारत छोड़िए, बाद में तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप को उसने कैसे अपने अंडर में कर लिया, ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना, क्या क्या परिस्थितियाँ थी, ठीक है, कैसे उसने राज्यों को जीता, कैसे उसने गणसंघों को जीता। तो ये सब हम देखेंगे मगध के उत्कर्ष में। ठीक है, तो उस टॉपिक का क्या नाम होता है? मगध का उत्कर्ष। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। कैसे ये महाजनपद से एक मगध साम्राज्य का तो हमें देखना है कि मगध तो सबकी तरह नॉर्मल एक महाजनपद था, कैसे मगध एक साम्राज्य में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साम्राज्य किसको बोलते हैं। हमें देखना है कि साम्राज्य होता क्या है। तो एक साम्राज्य ऐसे रहना चाहिए ना, ऐसे हम पढ़ते तो हैं साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य, पर साम्राज्य होता क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो एक बहुत बड़े भू क्षेत्र पे, ठीक है, भूभाग पे, जैसे बोलेंगे बहुत बड़ा एरिया है, उस पर जितनी भी विषम जातीय संस्कृति हैं, ये नहीं कि वो उसमें सिर्फ सेम संस्कृति, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही तरह के लोग रह रहे हैं, एक ही संस्कृति के लोग रह रहे हैं। एक बहुत बड़ा भूभाग होना चाहिए और उस पर विषम जातीय है ना संस्कृति होनी चाहिए, अलग अलग जाति के लोगों की अलग अलग संस्कृति। ठीक है, तो उस पे जो शासन होता है उस क्षेत्र पे जिसमें बहुत सारी विषम जातीय संस्कृति निवास कर रही हैं, उस पे जो शासन होगा और भूभाग भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? साम्राज्य बोलेंगे। ठीक है, तो तो इसको जैसे परिभाषित करने के लिए एक बहुत बड़े भूभाग क्षेत्र पे उसमें रहने वाली विषम जातीय संस्कृतियों पे करने वाली शासन व्यवस्था क्या होती है? वो होती है साम्राज्य कहलाते हैं उसको। ठीक है, तो उसको जो राजनीतिक नाम होता है उसका क्या होता है? साम्राज्य होता है। तो ये आपको पता चला कि साम्राज्य क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो मगध है वो साम्राज्य बना कैसे। ठीक है, महाजनपद काल में। ठीक है, तो महाजनपद काल सबकी तरह नॉर्मल की तरह मगध भी एक महाजनपद था, जो आपकी गंगा नदी के कहाँ था? मान लीजिए गंगा नदी है, जो गंगा नदी के कहाँ था? दक्षिण दिशा में था। शुरू में इसकी राजधानी क्या थी? तो शुरू में इसकी राजधानी गिरिविजय या राजगृह थी, जो गंगा नदी से 100 किलोमीटर दक्षिण की तरफ थी। तो हम देखते हैं कि जो मगध साम्राज्य का, ये तो मैंने आपको राजधानी दिखा दी, मगध दिखा दिया, राजगीर दिखा दी, ये वाली तो जो मैंने जो मैंने स्क्वायर में दिखाया। तो मगध साम्राज्य था कितना बड़ा? ठीक है, तो उत्तर में गंगा नदी तक था। शुरुआत की मैं बात बता रहा हूँ कि उत्तर में गंगा नदी तक था, पूरब में इधर एक चंपा नदी आती है। ठीक है, पूरब में चंपा नदी तक था, दक्षिण में इधर पश्चिम में एक सोन नदी आती है। ठीक है, जो पटना में जाके पटना से 5 किलोमीटर पहले गंगा से जाके मिल जाती है दक्षिण साइड से। ठीक है, तो ये है सोन नदी, सोन हो गई और ये चंपा हो गई, ये दोनों नदियां हैं। और इधर क्या है? इधर ये विंध्य पर्वत। ठीक है, और ये मगध की जो राजधानी थी वो ये थी। तो इसको पूरे को राजधानी ना लिख के इसको मगध लिख देते हैं। बाकी अंग इधर था, ठीक है, वैशाली इधर थी, ठीक, मल्ल इधर थे, कौशल इधर था, वत्स इधर था, अवंती इधर थी। ठीक है, तो ऐसे करके मगध जो था चारों तरफ से ये घिरा हुआ था अलग अलग महाजनपदों से। तो हम ये देखेंगे कि जो मगध का जनपद है इसने कैसे इन महाजनपदों को जीता। जैसे हम बात करेंगे कि मगध के पूर्व में कौन सा महाजनपद था, तो अंग महाजनपद था। ठीक है, बिल्कुल मगध के उत्तर में कौन सा था, तो ये वैशाली थे, बज्जी बोलेंगे इसको, बज्जी। ठीक है, फिर ऐसे इसको नॉर्थ वेस्ट में कौन सा था, तो ये था मल्ल थे,
दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो महाजनपद था, जो सबसे शक्तिशाली, वो 4 शक्तिशाली महाजनपद थे, उनमें से एक क्या था, वो कौशल था। तो वो कहाँ था, तो उत्तर पश्चिम में कौशल था। ठीक है, यहाँ पे काशी थी, पश्चिम में काशी थी। ठीक है, और इधर दक्षिण पूर्व में जाके, दक्षिण पश्चिम में जाके कौन सा था, एक बहुत बड़ा जो महाजनपद था वो अवंती था। तो ये हम महाजनपदों को देखते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ के इसने मगध ने अपना विस्तार करके सबको अपने अंडर में ले लिया। तो ये आपने भौगोलिक स्थिति देख ली कि भौगोलिक स्थिति में क्या था कि मगध जो था उसकी सीमा कौन कौन सी थी, भौगोलिक सीमा कौन कौन सी थी। तो पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा नदी, ठीक है, और पूरब में चंपा नदी, और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये इसकी भौगोलिक विस्तार था स्टार्टिंग में। फिर क्या हुआ, यहाँ का एक शासक बनता है बिंबिसार। ठीक है, जो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, प्रारंभिक शासक बोलेंगे इसको मगध साम्राज्य का। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने अंग जो महाजनपद था उस टाइम पे, ये कब बना था। अब हम देख लेते हैं राजवंश। ठीक है, मैं आपको राजवंश बता दूं, ये भौगोलिक विस्तार हो गया। अब हम देखते हैं मगध के राजवंश। तो मगध के राजवंश में सबसे पहला कौन सा वंश आएगा, हर्यक वंश। हर्यक वंश में 3 राजा हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनमें कौन सा था हर्यक वंश में, ये कब से कब तक था हर्यक वंश, 544 से 412 तक। ठीक है, तो ये क्या था, ये हर्यक वंश था आपका। तो फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। अब वंश पढ़ लेते हैं। आपने भौगोलिक स्थिति देख ली होगी। तो हर्यक वंश में जो सबसे पहला जो राजा हुआ वो कौन सा हुआ था, बिंबिसार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिंबिसार कौन था, इसका शासन कब से कब तक था। तो ये था 544 से 492 तक। ठीक है, तो इसने कितने साल शासन किया, लगभग 54 साल। ठीक है, तो बिंबिसार ने हर्यक वंश का जो राजा था बिंबिसार कितने साल शासन किया था, 544 से 992 तक, मतलब 54 साल इसने लगभग शासन किया। अब बिंबिसार कौन था, इसने कैसे साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसने सबसे पहले जो राजनीतिक संबंध बनाए, जो दूसरे महाजन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसने क्या किया कि राजनीतिक संबंध बढ़ाए। तो इसने 3 शादियां की। ठीक है, पहली जो इसकी पत्नी थी। ठीक है, अब हम इसकी पत्नी की बात कर लेते हैं। तो जो पहली पत्नी थी वो कौन सी थी, वो थी चेलना, या इसको भी बोल सकते हैं छेलना। ये कौन थी, तो ये थी वैशाली के जो लिच्छवी थे। ठीक है, वहाँ की राजकुमारी थी। जो वैशाली के जो लिच्छवी थे वहाँ की राजकुमारी थी कौन, छेलना। तो इनको यहाँ से बिंबिसार को यहाँ से बहुत सारी इनको राजनीतिक शक्ति मिली। ठीक है, दूसरी इन्होंने शादी की जो कौशल महाजनपद था वहाँ की राजकुमारी से, कौशल नरेश थे, उनकी पुत्री थी महाकौशला। ठीक है, पुत्री का नाम था महाकौशला, उनसे शादी की। ठीक है, तो ये थी इनकी दूसरी पत्नी। ठीक है, जो इनका एक बेटा था अजातशत्रु, जो इनके बाद राजा बनता है, वो कौन सी अच्छा बात कर लेते हैं। वो इनका बेटा था। ठीक है, छेलना का बेटा था। जो अजातशत्रु था वो छेलना का बेटा था, जो वैशाली के लिच्छवियों की राजकुमारी थी। तीसरी जो पत्नी थी वो कहाँ की थी, पंजाब की राजकुमारी थी। उनका क्या नाम था, क्षेमा। अब देखिए इन्होंने 3 शादी की। अब 3 राज्यों से इनका रिश्तेदारी हो गई। ठीक है, राजनीतिक शक्ति बढ़ गई। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से शक्ति प्राप्त की और अंग महाजनपद पे इन्होंने आक्रमण किया और अंग महाजनपद को इन्होंने जीत लिया। ठीक है, कौशल मतलब मगध को विस्तार कर दिया अंग तक। ठीक है, अंग का मगध में विलय कर दिया और अंग के शासन के लिए, ठीक है, अंग के शासन के लिए वहाँ को अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया अंग का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब 492 BC आया
तो अजातशत्रु ने बिंबिसार जी की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया मगध साम्राज्य का। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अलग। पहले हम बिंबिसार देख रहे हैं। तो इन्होंने इतनी मतलब पत्नी की 3 शादियां की। ठीक है, दूसरा अंग का विलय कर लिया। ठीक है, अंग का विलय कर लिया किसमें? मगध में। और वहां का शासक किसको बनाया? अजातशत्रु को। ठीक है, तीसरी जो इनकी हत्या किसने की? तो वो किसने की? अजातशत्रु ने, इन्हीं के बेटे ने। कब की? 492 BC में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बिंबिसार के बारे में बातें हो गई। ठीक है, ये बिंबिसार कौन से धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को। बिंबिसार जी का कौन सा धर्म था? तो जैन धर्म था। दूसरी बात आती है इनका राजवैद्य कौन था? राजवैद्य जो इनकी देखरेख करता था। तो राजवैद्य कौन था? वो, उसका नाम क्या है? जीवक। इन्होंने जीवक संहिता भी लिखी है, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो राजवैद्य इनका कौन था? जीवक। ठीक है, जीवक ये वही जीवक था। कई बार तो इसको जो जीवक चरित्र है, ठीक है, जीवन की जो जीवनी है, जीवक जीवनी, उसमें तो जीवक को एक अनाथ बालक दिखाया गया है। पर कई सारे ग्रंथ ऐसा बताते हैं कि ये जो मगध की जो राजनर्तकी थी आम्रपाली करके, उसका और बिंबिसार जी का क्या था? ये नाजायज बेटा था। ठीक है, कई सारे ग्रंथ ऐसा बोलते हैं। और कई जो जीवक जीवन चरित्र जो है, ठीक है, जीवक जीवनी जो है, उसमें जीवक को अनाथ बताया गया। तो हम मान के चलेंगे कि जीवक अनाथ था, उसको तक्षशिला भेजा गया पढ़ने के लिए, और उसके बाद वो राजवैद्य बना। कहाँ का? मगध का। तो यही वो जीवक था जो बिंबिसार का एक समकालीन राजा था, शासक था। अवंती का जो शासक था चंडप्रगोत। ठीक है, चंडप्रगोत इनका समकालीन शासक था। इन्हीं ने, बिंबिसार जी ने जीवक को, जब उनको पांडु रोग हो गया, मतलब पीलिया रोग हो गया था चंडप्रगोत को, अवंती के राजा को, तो इन्होंने जीवक को ही उसको भेजा था ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि जीवक को, मतलब जब अवंती का जो राजा चंडप्रगोत था, उसको पांडु रोग होने पे किसको भेजा था? तो जीवक को। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिंबिसार। आगे हम बात करेंगे तो इनका जो बेटा था अजातशत्रु। ये मैं बिठा देता हूँ, अब तो आपको सब पता ही चल गया तो कि मगध चल रहा है, मगध का उत्कर्ष चल रहा है, और उसमें हर्यक वंश चल रहा है। हर्यक वंश में एक हमने पढ़ लिया, दूसरा कौन है? तो दूसरा हमें पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कौन था? अजातशत्रु। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 492 से 460 BC तक। ठीक है, अजातशत्रु ने। इसने क्या क्या किया? अब देखिए, जब बिंबिसार ने कौशल नरेश की बेटी जो थी महाकौशला जी से शादी की थी, तो उनको दहेज में क्या मिला था? काशी मिला था। ठीक है, काशी जो आज का वाराणसी है, उनको दहेज में मिला था बिंबिसार को, क्योंकि काशी पे कौशल नरेश ने अपना अधिकार कर लिया था, उसको अपने अधीन कर लिया था। और जब उनकी बेटी की शादी बिंबिसार से हुई तो दहेज में काशी को उन्होंने उसको दे दिया। ठीक है, बिंबिसार को। और काशी, सॉरी, ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे, जो काशी था वो दहेज में कहाँ चला गया था? बिंबिसार जी के पास चला गया था। पर जो इधर कौशल जो महाजनपद था, वहाँ पे कौन था? अब वहाँ पे कौशल नरेश की जगह कौन बैठा था? देखिए, मगध में बिंबिसार की जगह अजातशत्रु आ गया। ठीक है, कौशल में जो कौशल नरेश थे उनकी जगह कौन आ गया? प्रसेनजित आ गया। ठीक है, प्रसेनजित। तो प्रसेनजित को लगा कि जो उनके पिताजी ने काशी को दहेज में दिया था, वहाँ का राजस्व कितना आता था पर ईयर? तो लगभग 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए के आसपास वहाँ से जो राजस्व आता था। तो उसने सोचा क्यों ना काशी को मैं वापस ले लूँ। ठीक है, वो तो ठीक है। तो कौशल ने फिर इन दोनों में युद्ध होता है, कौशल महाजनपद में और मगध महाजनपद में। तो इस युद्ध में क्या होता है कि जो मगध महाजनपद होता है वो कौशल महाजनपद को हरा देता है, मतलब अजातशत्रु प्रसेनजित को हरा देता है। उसके एवज में
अजातशत्रु की शादी हो जाती है। अजातशत्रु की शादी जब समझौता होता है तो प्रसेनजीत अपनी बेटी की शादी जो वाजिरा होती है, उसकी बेटी का नाम क्या होता है, वाजिरा, वाजिरा की शादी किन से कर देता है, अजातशत्रु से। ठीक है, तो ऐसे करके कौशल महाजनपद को अजातशत्रु मगध में मिला लेता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है जो इनके ऊपर जो गंगा के उत्तर साइड में जो वज्जी महाजनपद था, वज्जी, अजातशत्रु उस पर आक्रमण कर देता है। शुरू के देखिए वज्जी क्या होता है कि गणसंघ होता है, तो 16 साल तक उसने कोशिश की अजातशत्रु ने वज्जी को जीतने के लिए, पर वो उसको जीत नहीं पाया क्योंकि वो आपस में इतने सारे लोग थे, आपस में मिलके काम करते थे। फिर इसने क्या किया कि इसका एक मंत्री था, अजातशत्रु एक मंत्री था जिसका नाम मिलता है वस्कार। ठीक है, अभी मैं सब लिख दूंगा, पर वस्कार जो था उसने क्या किया, उन राजाओं के बीच में फूट डाली, और फूट डालने के बाद फिर शुरू में कोशिश की तो अजातशत्रु नहीं जीत पाया, पर फूट डालने के बाद उसने वज्जी संघ को जीत लिया। ठीक है, तो उसने वज्जी और कौशल को अजातशत्रु ने अपने में मिला लिया। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अजातशत्रु, तो इन्होंने क्या किया, मगध में किस किस को मिलाया, कौशल महाजनपद को, ठीक है, किसको हराकर, प्रसेनजीत को हराकर। प्रसेनजीत जहाँ कहाँ का शासक था, तो ये कौशल महाजनपद का शासक था। ठीक है, कौशल को प्रसेनजीत को हराया। ठीक है, पहली बात तो हरा के कहाँ मिला लिया, मगध में मिला लिया। दूसरा वज्जी को, जो वज्जी महाजनपद था, हालांकि इसके मामा का महाजनपद था वो, ठीक है, ननिहाल था, तो अपने मामा के गण संघों पे इसने आक्रमण किया और लगभग शुरू के 16 साल ना जीत पाने के बाद फिर अल्टीमेट ये क्या हुआ कि जीत ही गया। ठीक है, तो वज्जी को हराया। ठीक है, या वज्जी को मगध में मिलाया, ऐसे भी लिख सकते हैं। किसकी सहायता से, तो इसका एक मंत्री था कौन, वस्कार। ठीक है, अजातशत्रु का मंत्री था वस्कार। वस्कार ने क्या किया, जो वज्जी था, वज्जी गणसंघ था, ठीक है, और राजतंत्र नहीं था, वहां पे गणतंत्र था, तो वज्जी गणतंत्र को इसने हराया, तो मतलब उनमें फूट डाली वस्कार ने, और फिर फूट डालने के बाद उनकी शक्ति कमजोर हो गई, फिर इसने आक्रमण किया और वज्जी को मगध में मिला लिया। ठीक है, तो अब मगध का विस्तार हम एक बार देख लेते हैं कि मगध कितना बड़ा हो गया, इसके शासन में मगध कितना बड़ा हो गया। तो हम बिंबिसार से स्टार्ट करते हैं, तो बिंबिसार के स्टार्टिंग पीरियड में मगध उसके पास था। ठीक है, उसको दहेज में काशी मिल गया। ठीक है, फिर उसने अंग को जीत लिया था, तो इतना तो बिंबिसार का हो गया था। अब इसमें क्या हुआ, जो कौशल महाजनपद था वो अजातशत्रु ने जीत लिया, तो कौशल महाजनपद ये हो गया। दूसरा कि जो वज्जी था, वज्जी को भी किसने जीत लिया, अजातशत्रु ने। तो अब जो मगध है वो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इसने 4 महाजनपदों को अपने में मिला लिया अजातशत्रु के टाइम तक, मगध, काशी, अंग, कौशल और वज्जी। इसके टाइम पीरियड का, अजातशत्रु के टाइम पीरियड का एक जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था अवंती था। ठीक है, अवंती का उस टाइम पे जो राजा था प्रघोत था, प्रघोत। ठीक है, तो इसने कई बार कोशिश की कि अवंती को जीता जाए, पर ये जीत नहीं पाया, अपने शासनकाल में जीत नहीं पाया। अल्टीमेट इसकी भी अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु कौन थे, अच्छा तीसरी बात आती है, हत्या से पहले इन्होंने क्या किया, जो प्रथम बौद्ध संहिता थी, ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई कहाँ में, राजगृह गिरिब्रिज में, कब हुई थी, 483 BC में।
बुद्ध के मरने के 1 आध साल बाद, तो क्योंकि अजातशत्रु जो था वो बुद्ध के, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था, कई बार उन्हीं से ये राय मशवरा लेता था, शिक्षा लेता था। तो उनकी जो मृत्यु हुई उसके 1-2 उसके आसपास इन्होंने फर्स्ट बौद्ध संगीति बनवाई, प्रथम बौद्ध संगीति इन्होंने बुलवाई। कहाँ पे? राजगृह में, अजातशत्रु के टाइम पीरियड में। तो वो हम बाद में देखेंगे बौद्ध संगीति की कौन इसका अध्यक्ष था, महाकश्यप, ठीक है। तो ये सब हम बाद में देखेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके टाइम पीरियड में हुई थी? अजातशत्रु के। कहाँ पे हुई थी? राजगृह या गृहबृज में, ठीक है। और वो कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था समिति का? तो वो महाकश्यप। तो ये हो गया अजातशत्रु के बारे में। इसकी हत्या किसने की? हत्या किसने की? इसी के बेटे ने, इसी का बेटा था उदयन, ठीक है। तो उदयन ने इसकी हत्या की, किसकी? अजातशत्रु की। फिर उदयन शासक बनता है। तो हम अब उदयन को देखेंगे। उदयन, ठीक है, उदयन। इतना समझ में आ रहा है ना? ये क्लियर रहना चाहिए कि किसने क्या किया था। अब हम तीसरा शासक देखेंगे इसका, जो हर्यक वंश का, वो उदयन। तो उदयन ने क्या किया? इसने एक पाटलीग्राम नगर बसाया, ठीक है। पाटलीग्राम को बसाया। शुरू में इसका नाम क्या था? पाटलीग्राम, ठीक है। इसको बसाया कहाँ पे था ये पाटलीग्राम? तो जहाँ गंगा और सोन नदी का संगम होता है आज के पटना के पास, वहां पे इसने पाटलीग्राम को बसाया। इसी को क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र। इसने पाटलिपुत्र को बसाया और राजधानी भी, ठीक है। जो राजधानी इस अजातशत्रु के टाइम तक कहाँ थी? गृहबृज या गृहबृज, या क्या बोलते हैं उसको? राजगीर या फिर राजगृह। तो वो गृह, तो वो कहाँ, उस राजधानी को इसने कहाँ ट्रांसफर किया? तो राजधानी को ट्रांसफर किया, जो राजगृह से राजधानी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? तो पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसने यही 2 काम किए, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं किया, कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। इसकी हत्या किसने की? तो यही था एक शिशुनाग, ठीक है। इसका सेनापति था, शिशुनाग नाम था उसका। उसने इसकी जो हत्या कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद जो आता है, क्या हमारा कौन सा आएगा कि जो वंश आता है, यही इसकी हत्या करने के बाद जो हर्यक वंश है हमारा समाप्त हो जाता है। इसकी हत्या के बाद नया वंश आता है, उसको बोलते हैं हम शिशुनाग वंश, ठीक है। अब तक हमने हर्यक वंश देखा था, अब हम देखेंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में जो सबसे पहला शासक था वो कौन था? शिशुनाग, जिसने उदयन की हत्या कर दी थी और खुद शासक बन गया। ये कब से कब था शिशुनाग वंश? ये था 412 ईस्वी से ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो हमारा हर्यक वंश था वो कब से था? 544 से 412 तक। और ये कहाँ तक? ये 412 से 344 तक। ये बीसी में चल रहा है सब, ठीक है। तो ये शिशुनाग हमारा बनता है 412 बीसी में, ये शासक बनता है। तो ये क्या क्या करता है? सबसे पहले जो इसने सबसे बड़ा काम किया था कि जो उस टाइम के एक जो मगध का जो पश्चिम में एक था वत्स, है ना, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है। तो ये वत्स महाजनपद को ये जीत लेता है, ठीक है। तो इसने वत्स महाजनपद को जीता, ठीक है। जो वत्स नरेश उदयन था, आप सुनते भी होंगे वत्स नरेश उदयन, ठीक है। उसी की जो राजकुमारी थी, जो एक्चुअली होता क्या है कि जो उसकी राजधानी, जो वत्स की राजधानी कौशाम्बी होती है, और एक अवंती की जो वत्स का जो राजा होता है उदयन, उसकी साथी होती है किससे? अवंती की जो राजकुमारी होती है। तो उन दोनों में दुश्मनी होने की वजह से जो अवंती होता है वो वत्स को जीत लेता है, और वत्स फिर अवंती को अल्टीमेट शिशुनाग जीत लेता है। तो ये माना जाता है कि ये दोनों जो दोनों महाजनपद थे, वत्स और अवंती, इसको कौन जीतता है? शिशुनाग जीतता है, ठीक है। तो ये इसने वत्स को जीता और अवंती को।
जो बहुत शक्तिशाली क्या था, महाजनपद था अवंती। तो शिशुनाग ने वत्स और अवंती को मगध में मिलाया। ठीक है, अब देखते रहेंगे मगध का कैसे कैसे विस्तार हुआ, किस राजा ने क्या क्या जीता, क्योंकि हर कोई राजा कुछ ना कुछ जीतता था। मगध शक्तिशाली होता जा रहा था, उसके रेस्पेक्ट में सब लोग मतलब इतने शक्तिशाली नहीं थे, तो हर कोई राजा कुछ ना कुछ जीत लेता था, मगध का साम्राज्य बढ़ता रहता था। ठीक है, दूसरा क्या है, जो इसके राज में, जो उदयन के राज में जो राजधानी थी क्या, पाटलिपुत्र, इसने राजधानी कहाँ ले गया, ये राजधानी को कहाँ लेके गया शिशुनाग, तो ये लेके गया वैशाली। जो कभी लिच्छवी गढ़ संघ की राजधानी होती थी, वहां मगध की राजधानी कहाँ क्या हो गई, वैशाली हो गई। ठीक है, फिर इसकी हत्या कौन कर देता है, इसका एक बेटा जिसका नाम था कालाशोक। तो अब हम कालाशोक को देखते हैं। दूसरा शासक कौन था, कालाशोक। इसको क्या बोलते हैं, काकवर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, काकवर्ण। तो ये शिशुनाग के बाद ये राजा बनता है कालाशोक। ठीक है, इसको पितृहंता भी बोलते हैं। और इसने क्या किया, जो राजधानी थी, ठीक है, उसको कहाँ से कन्वर्ट किया, क्योंकि शिशुनाग ने तो राजधानी वैशाली में ले गया था राजधानी, तो काकवर्ण जो होता है वो राजधानी को कहाँ ले आता है, राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र ले आते हैं। ठीक है, राजधानी भी याद रखिएगा कि किसके शासन में कौन सी राजधानी थी, कई बार पूछा जाता है। तो राजधानी को कहाँ ले आता है, ये काकवर्ण जो कालाशोक है वो पाटलिपुत्र ले आता है। दूसरा इसने मेन काम किया क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसने द्वितीय बौद्ध संघ है ना, सेकंड जो होती है हमारी बौद्ध संगति, सेकंड बौद्ध संगति, तो इसने सेकंड बौद्ध संगति का मतलब सेकंड बौद्ध जिसके क्या थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुबुकामी, वो सेकंड बौद्ध संगति इन्होंने कहाँ बनवाई, कहाँ हुई थी सेकंड बौद्ध संगति, तो वो वैशाली में हुई थी। ठीक है, क्योंकि इनके पापा के टाइम पर जो शिशुनाग की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, तो वैशाली राजधानी ट्रांसफर करने से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था, जो ये कालाशोक था, इसने वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगति बुलाई थी। ठीक है, तो कब बुलाई थी वो द्वितीय बौद्ध संगति, तो वो पहली संगति के 100 साल बाद, पहली कब हुई थी 483 में, इस बार वाली कब हुई 383 में। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगति इन्होंने कहाँ बुलाई, वैशाली में हुई। इसका शासक कौन था, इसका जो अध्यक्ष था द्वितीय बौद्ध संगति का, तो वो था सुबुकामी। इसी बौद्ध संगति में, बौद्ध संगति का अगर हम बात करें, थोड़ा सा बता देता हूँ सेकंड बौद्ध संगति के बारे में। तो इसी संगति में जो बौद्ध धर्म का 2 शाखाओं में जो विघटन हो गया, महायान और हीनयान में। ठीक है, जो बुद्ध को भगवान मानते थे वो महायान हो गए, और जो उसको एक साधारण मनुष्य मानते थे या फिर एक दार्शनिक मानते थे, महान दार्शनिक, तो वो क्या कहलाए, वो हीनयान। तो बौद्ध धर्म में 2 शाखाओं में बंटवारा हो गया, हीनयान और महायान द्वितीय बौद्ध संगति में। ये मैं जब संगति पढ़ाऊंगा, बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा, तो डिटेल से बताऊंगा। जैसे तीसरी संगति किसने करवाई है ना, अशोक ने करवाई, तब का मोगलीपुत्र तीसरा अध्यक्ष, या फिर चौथा जो कनिष्क ने करवाई, जम्मू कश्मीर में करवाई। ठीक है, उसका जो अश्वमित्र वगैरह ये जो तो वसुमित्र, अश्वघोष, ये सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा जब बौद्ध धर्म मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या हम देखते हैं कि जो बौद्ध संगति थी सेकंड वाली किसने कराई, वो कालाशोक ने कराई। ठीक है, तो ये फिर हम देखते हैं कि इसकी हत्या किसने की, जो कालाशोक था इसकी हत्या किसने की, तो इसकी हत्या की महापद्म नंद ने। ठीक है, तो महापद्म नंद ने इनकी हत्या की। ठीक है, चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। और फिर अगला जो शासक आता है वो कौन बनता है, महापद्म नंद। ठीक है, ये कौन था, नंद वंश। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, सबसे पहले हमने हर्यक वंश पढ़ा, फिर शिशुनाग वंश पढ़ा, अब तीसरा वंश आता है वो था वो था, उसको क्या बोलते हैं, नंद वंश। ठीक है,
ये काफ़ी लंबा जो वंश बोलेंगे, इतना काफ़ी लंबा नहीं था, ये काफ़ी छोटा वंश था। इसको क्या नाम था इसका? नंद वंश। तो नंद वंश के जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? तो वो 344 से और 322 तक, ठीक है, 22-23 तक मान लीजिए, 22 या 23 तक, BC में सभी। तो 344 से 322 323 BC तक था ये इसका टाइम, नंद वंश का टाइम पीरियड। तो इनमें सबसे पहला जो शासक हुआ वो कौन हुआ? तो वो हुआ महापद्म नंद। देखिए, मगध विस्तार का जो सबसे वास्तविक शासक माना जाता है, ठीक है, जो सबसे वास्तविक माना जाता है वो कौन था? महापद्म नंद था, ठीक है, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में इसने मगध का इतना विस्तार किया कि जो इसने क्या किया कि जो एक अभिलेख मिला है हमें जो सबसे पहला माना जाता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल ने लिखवाया था। खारवेल शासक था उड़ीसा का, कि इसने उड़ीसा को भी जीता, ठीक है, उड़ीसा आंध्र तक का एरिया जीता, और वहाँ पे एक नहर का भी निर्माण करवाया, जो जिसका कौन सी थी? तंसुली, एक तंसुली नहर थी, उसका निर्माण किसने करवाया था उड़ीसा में? तो वो महापद्म नंदी था, ठीक है। दूसरी बात करेंगे कि ये जाति से क्या था। तो महापद्म नंद कोई क्षत्रिय जो शासक था, पहले शासक क्षत्रिय वर्ग के होते थे, तो ये क्षत्रिय शासक ना हो गए, शूद्र शासक था, ठीक है, शूद्र वर्ण से आता था और इसने शासन किया, ठीक। तो ये इसकी कुछ मेन बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको वास्तविक शासक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसने 2 उपाधि, जो राजा होते थे वो उपाधियां धारण करते थे और अपने आप को मतलब ऊंचा दिखाने के लिए, तो इसने 2 उपाधि, इसको 2 बोला जाता था। एक 2 उपाधियां धारण की इसने, एक राट और एक छत्र, ठीक है, इसने 2 उपाधियां धारण की, ठीक है। ये क्या थी? ये उपाधि थी। उपाधि समझ रहे हैं ना? जब कोई राजा किसी शासक को जीत लेता, मतलब जब कोई राजा किसी एरिया को जीत लेता था अपनी विजय के उपलक्ष्य में, वो क्या ना उपाधियां धारण करता था, ठीक है। तो इसने 2 उपाधियां धारण की, एक राट और एक छत्र की, क्योंकि इसका साम्राज्य काफी बड़ा था तो उसको एक राट बोलने लगे, और एक छत्र की वो, ठीक है, एक ही राजा है इतने बड़े एरिया पे जो शासन करता है। प्लस इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, ये तो इसकी उपाधियां थी। बाकी इसने जो इतिहासकार थे इसको क्या बोलते थे, या कई जो लेख मिले हैं उसमें क्या बोला गया इसको? तो इसको बोला गया सर्वछत्रांक, ठीक है। एक तो ये बोले गया सर्वछत्रांक का अर्थ क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये पूछा जाता है, ठीक है, कि ये सर्वछत्रांक किसको बोला जाता है, किसने सर्वछत्रांक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इसका अर्थ क्या है? क्षत्रियों को नाश करने वाला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि किसको बोला जाता है? तो महापद्म नंद को सर्वछत्रांक बोला जाता है। दूसरा, इसको भार्गव बोला जाता है, भार्गव। तो भार्गव का अर्थ क्या होता है? द्वितीय परशुराम। तो ये 2 चीजें इसको बोली जाती थी जो लेखों में इसके लिए जो वर्ड यूज किया है, तो सर्वछत्रांक, दूसरा भार्गव, ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज किए गए? तो ये महापद्म नंद के, ठीक है। तीसरा, इसमें इसने क्या, एक नहर का निर्माण करवाया, तंसुली नहर, ठीक है, नहर का निर्माण करवाया। वो कौन सी थी? तंसुली। कहाँ पे? तो वो उड़ीसा में। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। और दूसरा पता चलता है कि जो उड़ीसा से ये तंसुली नहर से, कलिंग से ये क्या लेके आया था कि एक जिन की मूर्ति लेके आया था, उसको उठा के लेके आ गया था, ठीक है। वहाँ से जब इसने आक्रमण किया तो वहाँ से जिन, जो जैन धर्म में जिन होते हैं, वहाँ की मूर्ति को उठा के ये लेके आ गया था, ठीक है। इसका अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल ने लिखवाया था, ठीक है। तो ये हो गया महापद्म नंद। इसी को मगध साम्राज्य का वास्तविक
जो शासक माना जाता है वो महापद्म। दूसरा आता है, इसकी सेना काफ़ी बड़ी थी, ठीक है, महापद्म की सेना काफ़ी बड़ी थी। दूसरा है जो दूसरा इसका नंद वंश का जो शासक बनता है घनानंद। महापद्म नंद पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, घनानंद। ठीक है, अब ये घनानंद कौन था, तो ये घनानंद वही था 323-22 थे इसके आसपास, जिसको हटा के गद्दी से जिसकी हत्या करके, है ना, जिसका वध करके क्या वो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो शासक बना था। तो घनानंद की जो खासियत थी, इस टाइम मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसके टाइम पीरियड में जो सिकंदर ने आक्रमण किया था, भारत के उत्तर पश्चिम जो एरिया पे आक्रमण किया था, विदेशी आक्रमण हुआ था जिसको यूनानी आक्रमण बोलते हैं, ठीक है, सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो उस टाइम पे सिकंदर के जो साहित्यकार थे उसने वर्णन किया है, ठीक है, कि इस टाइम पे इसके जो सेना में लगभग 20,000 घुड़सवार शामिल थे, 2 लाख पैदल सैनिक और लगभग 4,000 जो 4 घोड़ों वाले रथ थे, ठीक है, 2,000 रथ ऐसे थे जो 4 घोड़ों वाले थे, ठीक है, ऐसे रथ थे और लगभग 6,000 हाथी थे इसकी सेना में, ठीक है। घनानंद की सेना इतनी बड़ी थी कि जो सिकंदर के सैनिक थे उसने मना कर दिया था भारत की मतलब पूरब की ओर बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये घनानंद है उस टाइम पीरियड का। फिर इसी को जो हटा के चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, मगध पे अधिकार किया, किसकी मदद से, कौटिल्य या चाणक्य की मदद से। तो ये सब कहाँ मिलता है, वर्णन कहाँ मिलता है, तो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है, ठीक है। कौटिल्य कौन था, तो वो जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, इस घनानंद के बाद मैं आपको मौर्य शासन ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, मौर्य शासक, ठीक है। मौर्य शासन कैसे था वो एक अलग ही था, वो मगध का उत्कर्ष में आता है, पर मौर्य शासन जो है एक अलग ही चैप्टर है जिसमें हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाऊंगा, बिंदुसार, अशोक वगैरह ये सब पढ़ाऊंगा। तो वो मौर्य कालीन में जब हम मौर्य शासन पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, तो मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल जो मगध के उत्कर्ष में हम कहाँ तक पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं हम घनानंद तक। तो घनानंद की 1-2 चीज़ मैंने आपको बता दिया कि इसके टाइम पीरियड में सिकंदर ने जो आक्रमण किया था 326 BC में, ठीक है, वो कहाँ किया था, तो भारत के उत्तर पश्चिम में किया था, उत्तर पश्चिम वाले एरिया में से जो हमारी सिंधु रावी जो नदियाँ हैं, ठीक है, व्यास नदी तक वो आया था। जब मैं भारतीय विदेशी आक्रमण पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कहाँ से उसने पोरस का राजा शासन, मतलब पोरस को कैसे हराया, फिर आम्बी ने कैसे आत्मसमर्पण किया, तो वो मैं बताऊंगा उनका शासन कहाँ था। फिर भी ये ब्यास नदी तक इसने आक्रमण किया, ठीक है, सिकंदर ने। तो तब कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, तो वो घनानंद का टाइम पीरियड। मगध में शासन कौन था, नंदों का शासन था, स्पेशली घनानंद था, ठीक है। फिर 322 ईस्वी में, 22 या 23 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर आक्रमण किया और फिर अल्टीमेट मौर्य शासन स्थापित हुआ मगध साम्राज्य में। फिर मौर्य साम्राज्य ने काफ़ी इसको एक साम्राज्य का रूप दिया, एक, है ना, ठीक है, विश्वविख्यात साम्राज्य का इसको काफ़ी बना दिया। वो एक अलग से चैप्टर है, वो उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल 322 BC में इसकी हत्या हो जाती है और घनानंद वंश समाप्त हो जाता है, मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल आपसे।